जी इजाजत। ये देखे इधर आओ बेटा। आखिर में इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ बहराम, आ जाओ आप भी बेटा। सुल्तान का पेड़ा दोस्तों कल रात अचानक एक नंबर से कॉल आया। अच्छा मैंने जब मैं अमूमन अटेंड नहीं करता हूँ अननोन को, उसको अटेंड किया तो आगे से उसने वो जो टेबल है ना, वो F7 में एक रेस्टोरेंट है, अच्छा हमारे बच्चों को यतीम होने से बचाया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी, मतलब आप जिंदगी का खात्मा कर लेते अगर नादिर अली का आप वो प्रैंक प्रोग्राम ना देखते। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कोई सियासी सवाल नहीं करेंगे, कोई कानूनी सवाल नहीं करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर कोई सवाल नहीं होगा। शेर अफजल मरवत साहब ने इफ्तारी कर ली है और बड़े पर्सनल किस्म के सवालात इनसे आज करने वाले हैं। आपको मज़ा आएगा, आज का इंटरव्यू आप पूरा देखिएगा। शेर अफजल साहब माशाल्लाह, अभी हम यहाँ पर पहुँचे तो लोगों की एक बड़ी तादाद आपसे सेल्फियाँ लेने आ गई। तो ज़रा हम बैकग्राउंड में जाते हैं, आपके बचपन की तरफ सबसे पहले जाते हैं कि बचपन में बच्चों का होता है कि हम पहला रोज़ा रखें। आपको पहला रोज़ा आपने बचपन में कब रखा? मैं उस वक़्त गांव के स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मेरी उम्र क्या होगी, लेकिन मुझे जुमात याद है कि उस वक़्त मैं 7वीं क्लास का था। बचपन में शरारतें करते थे आप? बहुत ज़्यादा। किस किस्म की शरारतें करते थे? हर किस्म की। ज़रा कोई शेयर करना चाहेंगे बचपन का ऐसा वाक़या जो आज तक आपको याद हो? बहुत सारी शरारतें हैं। मेरे वालिद साहब के बड़े भाई मेरे ताया, वो एक रात जो हैं वो अपने घर से निकल के जा रहे थे उजरे की तरफ। तो मैंने देख लिया, शरारती तो मैं था, तो उधर एक बर्तन जो था बड़ा सा, हम उसको मट कहते हैं, वो ये कुम्हार बनाते हैं, मिट्टी का बना होता है, इतना बड़ा होता है। अब तो नहीं है, उस ज़माने में होते थे। तो वैसे ही चाचा को डराने के लिए मैंने वो मट उठा के ना दीवार के ऊपर मैं बैठा हुआ था और अंधेरा भी था, तो चाचा को डराने के लिए मैंने वो मट उसके आगे गिरा दिया। अच्छा। आगे गिराने के चक्कर में वो मट सीधा उसके टांगों पे लगा। अरे सर तो बच गया था, लेकिन फिर जो दुर्गत चाचा ने मेरी बनाई वो मुझे याद है। वो आपको आज भी याद है। इसके साथ साथ घर में हम देखते हैं कि बहन भाइयों में एक लाडला होता है, तो आप लाडले थे या कोई और भाई लाडला था घर में? मैं शायद ये कहता हूँ, माँ तो हम सबको लाड देती थी, लेकिन हमारे ज़माने में औलाद जो हैं, या बिलखसूस जो नरीना औलाद होती थी, वो लाड प्यार का चक्कर नहीं हुआ करता था। अच्छा। मैंने जिस तरह कहा, मुझे याद नहीं है ज़िंदगी भर कभी हमारे और वालिद साहब के दरमियान हया का इतना ये मयार था कि मुझे कभी ज़िंदगी में याद नहीं रहा कि वालिद साहब ने कभी मुझे या मेरे किसी भाई को या गले से लगाया हो या कभी चूमा हो। बल्कि मैं जब बड़ा हो गया और जज था, तो ईद के दिन अमूमन हम लोग गले लगाते हैं। वो वालिद साहब ईद के दिन भी गले लगने नहीं देते थे। तो एक ईद के दिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको गले लगूं। तो वो जो हैं, चूँकि मेरे वालिद साहब बड़े शर्मनाक इंसान थे, तो वो उन्होंने नज़दीक नहीं आने दिया। बहरहाल ये एक हमें लगता है, अब अपने बच्चों को तो हम चूमते हैं हर वक्त, कंधों पे बिठाया होता अभी है। भी हम देख रहे थे, अभी शरारतें कर रहे हैं ये बैकग्राउंड में। तो कुकिंग वुकिंग कर लेते? कुकिंग जब हॉस्टल में थे तो उस वक्त चाय बना लेते थे। हॉबीज़ क्या आपकी? मुझे वॉक पसंद है। मेरी ज़िंदगी में 2 हॉबीज़ रही है। एक है किताबें पढ़ना, कानून की, और मैं तंज़ो मज़ाक की, मैं प्रैंक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और दूसरी जो मेरी हॉबी हैं वो है ट्रैवलिंग। मुझे टूरिज़म बहुत पसंद है, और मैं तकरीबन गुज़िश्ता 15-20 सालों में मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक देखे हैं। इस तारीख़ में मैंने MA किया है, तो अमूमन तारीख़ी तौर पे जो अहम नौइयत के मकामात होते हैं, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, इटली में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, फिनलैंड में हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैं जाता रहता हूँ। अच्छा,
ذرا پرسنل سوال ہے, کیا کبھی کسی لڑکی سے زندگی میں پیار ہوا آپ کو؟ سچا والا جو پیار ہوتا ہے لڑکی سے لوگ جوانی میں کرتے ہیں. سچا والا پیار تو نہیں ہوا ہے میرے خیال میں, لیکن جوانی میں جو ہے نا وہ ایسے ہمارے دور میں آپ یقین کریں, ہم جس دور میں پلے بڑھے نا وہ پردے کا دور تھا, اور ہمارے اپنے کلاس میں جو لڑکی ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھی وہ بھی عموماً چہرے چھپایا کرتی تھی. انگلینڈ میں جب پڑھا وہاں دوسرا ماحول تھا, لیکن یہ جو ابھی رسائی ہے موبائل کے ذریعے یا بازاروں میں, تو وہ ہمارے وقت میں مفقود تھی. انگلینڈ میں کوئی خوبصورت گوری پسند نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ تر, میں اگر دل کی بات کہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو حسن ہے خواتین کا, وہ شاید ہی وہ ٹیسٹ کسی اور کا بدل سکتا ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ اللہ نے حسن جمال دیا ہے خواتین کو. آپ نے لاسٹ ایک پریس کانفرنس کے بیچ آپ تیسری شادی کا تذکرہ آپ نے کیا تھا, ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ہمارے پیج پہ. تو تیسری شادی کو لے کر یا دوسری شادی کو لے کر بڑا لوگ زیادہ, جس طرح مولانا صاحب ہیں طارق مسعود صاحب, ان کے حوالے سے بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی بات کرتے ہیں, تو آپ پسند کرتے ہیں دوسری شادی تیسری شادی کو؟ نہیں, تیسری کی بات تو تب کرے نا جب دوسری کی ہو. تو ابھی تک تو میرا خیال ہے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے شریک حیات, اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ آپ اس پہ کوئی سوتن لے آئے. اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں, چاہے آپ کی کتنی بڑی مجبوری. اولاد بھی بہت سارے میں نے ایسے جوڑے دیکھے ہیں, چونکہ میں فیملی جج رہا ہوں کافی عرصہ, تو فیملی میٹرز کے کیسز میرے سامنے رہے ہیں, پھر وکیل کے طور پہ, پھر اپنے خاندان میں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری شادی تیسری شادی, اب میں آپ کو, میرے والد صاحب کی 2 شادیاں, میری والدہ جب فوت ہو گئی تو ہم نے خود ہی اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کی. میرے ایک چچا جو تایا, اس کی 5 شادیاں تھیں. میرے نانا کی 7 شادیاں تھیں, اور میرے دادا کی 2 شادیاں تھیں. پھر میرے دوسرے چچا جو ڈاکٹر تھے وہ بھی ابھی فوت ہوئے ہیں, ان کی 2 شادیاں تھیں. یہ ملٹیپل میریجز جو ہیں, جس کو ہمارے دور میں جو تھا نا یا ہم سے قبل, وہ بہت زیادہ پٹھانوں کے یعنی قبائلی رسوم و رواج میں یہ کوئی عام سی بات تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ نیوکلیئر فیملیز کا کنسیپٹ بنا ہے. میں خود اس کا قائل ہوں. دوسری تیسری اور کرنی چاہیے نہیں, اور دوسری شادی, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ایک بیوی سنبھالنا جو شیر لانے کے مترادف ہے. اچھا, میرا خیال ہے زندگی میں سب سے یہ نوکری, سیاست, ساری چیزیں ایک طرف رکھو, بیگم کو خوش رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. مشکل کام ہے. ہاں, موویز دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ. کس ٹائپ کی؟ پشتو, یہ پنجابی, انڈین, کون سی؟ نہیں, میں انگلش موویز دیکھتا ہوں. انگلش موویز. ہاں. زندگی میں کبھی مایوس ہوئے آپ؟ ہوتا ہے وقت زندگی میں آتا ہے کہ بھئی بڑا مایوس ہو جاتا ہے بندہ اپنی لائف سے, ایسا کبھی وقت آیا؟ ہاں, جب 2008-9 کے بعد جب ہمارے لوگوں پہ حملے شروع ہوئے, دھماکے, اور بہت سارے لوگ ہمارے شہید ہوئے. میرے والد صاحب 2012 میں ان کو جو ہے گن ڈاؤن کیا گیا, ان کے گارڈ سمیت, اور وہ بڑا مطلب تاریخ دور تھا. خود میں مطلب ٹارگیٹ رہا ہوں اٹیکس کا. تو اس دور میں پھر اور بھی مسئلے ہو گئے تھے, اسی کے ساتھ ہی کوئنسائیڈ. اس زمانے میں مجھے یاد ہے وہ نادر علی ایک پرینکسٹر ہے, اس کے پرینکس دیکھا کرتا تھا. یہ 14-15 میں نئے وہ آئے تھے, تو وہ مایوسی کے دور میں وہ کبھی کبھار اونٹوں پہ ہنسی لے آتا تھا. لیکن ان سختیوں نے, ان جبر یا جو ہمارے ساتھ ہوا ٹریجڈیز, اس نے ہمیں بڑا سخت جان بنا دیا, بڑا ہی ڈیسپریٹ بنا دیا. وہ کہتے ہیں نا, ہمیں لاؤبالی بھی بنا دیا, اور کوئی چیز اب اثر ہی نہیں کرتی ہے. آپ نے کہا کہ نادر علی نے آپ کی زندگی بچائی, کیسے انہوں نے آپ کی زندگی بچائی؟ نادر علی پرینکسٹر ہیں کراچی سے, بہت. ہاں, میں ابھی تک ان سے
मतलब बिलमुशाफा मिला नहीं हूँ। क्योंकि आपने जो बात की है ना वो इंटरव्यू में, उसमें ये तासुर दिया शायद आप वीडियो देखकर आपने वो काम नहीं किया। एक ज़माना ऐसा था कि शायद वो इस तरह था कि एक वक्त दौर इतना भी कड़ा था कि ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई थी। तो नादिर अली का कौन सा ऐसा प्रैंक आपने एक देखा प्रैंक कि नहीं था। आपने कहा कि भाई अब ठीक है, जिंदगी जीनी है? यार इस आदमी ने हमारे होंठों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, हमें उम्मीद दी है, बचाया है हमें, हमारे बच्चों को यतीम होने से बचाया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी, मतलब आप जिंदगी का खात्मा कर लेते अगर नादिर अली का आप वो प्रैंक प्रोग्राम ना देखते? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खात्मा कर लेता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मतलब है कि वो एक ऐसा दौर था कि जिसमें बड़ी मुश्किल से हम ठहर सके। तो नादिर अली के फ़ैन हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो अब तो आप सेलिब्रिटी हैं, आपको पूरी दुनिया लाइक करती है, और इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत से लोग जिनको जानते हैं तब कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं, और आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं उनका फ़ैन हूँ। आप नादिर अली के प्रैंक्स तो देखें, आपको मज़ा ना आए तो फिर आके मुझसे गिला करें। नादिर अली बड़ा जेनुअन, बड़ा ही एक ओरिजिनल अपने प्रैंक्स वो जो करता है जिस अंदाज में, और मैं तो उस ज़माने में मतलब ये कि उनके नए प्रैंक्स जब आते थे वो नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पे, तो बड़ा खुश हुआ करता था। एक एक प्रैंक पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा देखा करता था। फिर मैंने इसका फ़ोन पैदा करने की बड़ी कोशिश की, मिलना चाहता था। हाँ, लेकिन फिर मतलब ये है कि नहीं मिल पाया। अभी आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कल रात अचानक एक नंबर से कॉल आया। अच्छा। मैंने जब मैं अमूमन अटेंड नहीं करता हूँ अननोन को, उसको अटेंड किया तो आगे से उसने कहा नादिर अली बोल रहा हूँ। अच्छा, मज़ा आ गया। तो फिर उसने बहुत खुश हुए होंगे। बहुत ज़्यादा। वो फिर मैं अब जा रहा हूँ कराची, सिर्फ 2 दिन में जाऊँगा, सिर्फ नादिर अली के साथ गुजारूँगा। अच्छा। हाँ, मैंने उसे तक रिक्वेस्ट की है कि भाई मैं आप मुझे टाइम दे, आपको हम जाएंगे, डिनर करेंगे। फिर देखिए ये आदमी असासा है इस पूरे कौम का, और इस जैसे और भी प्रैंकस्टर्स हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नादिर अली का कोई मतलब है उसके मयार का कोई नहीं। आपने नादिर अली से शिकवा नहीं किया कि तमाम सेलिब्रिटीज़ को आप बुला चुके अपने पॉडकास्ट में, आपको क्यों नहीं बुलाया अभी तक? नहीं, मुझे पॉडकास्ट की तो मैं उसको मिलना चाहता हूँ, बल्कि मिल के मैं उसको गले लगाना चाहता हूँ। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उसने मुझ जैसे पता नहीं कितने लोगों पे एहसान किया अब तो होगा। उनकी शोहरत चार चांद लग गए होंगे आपके इस बयान के बाद। बयान क्या मैं बताऊँ, वो हैं ही, देखिए कॉमेडियंस, प्रैंकस्टर्स, ये तो उनसे पूछे ना लोग क्यों देखते हैं, ताकि ये टेंशन, मायूसियाँ, ये सारी चीज़ें भूल के कुछ लम्हे अपने लिए वो बीत लें। तो नादिर अली जो हैं वो बेमिसल हैं। मेरी ख्वाहिश होगी मैं इसको इस्लामाबाद ले आऊँ और अपने इलाके में ले जाऊँ और थोड़ा उसको सर्व करूँ। कहा जाता है आप बड़े रंगीन मिजाज भी हैं, कोई सॉन्ग और ये वो बड़ा पसंद करते हैं म्यूज़िक वगैरह? नहीं, मैं पश्तो की म्यूज़िक में पसंद करता हूँ, रंगीन मिजाज तो नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो बड़ा कुर्दरा, बड़ा खुश टाइप। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल थी जिसमें वो म्यूज़िक चल रहा है पश्तो का और आप टेबल पे इस तरह से वो कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो उससे तासुर मिला कि शायद आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। नहीं, वो जो टेबल है ना वो F7 में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। और वो जो गुलकार हैं वो हज़रत जो हैं मेरे ख्याल में मरी के इलाके का, लेकिन है पश्तून नहीं है, और वो पश्तो गाने गाता है। और एक दिन उसने कहा जी मैं पश्तो सुना दूं, तो पश्तो का गाना उसने गाया, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि ये पश्तो की कौन सी ज़बान थी। अच्छा। वो सिरे से पश्तो थी ही नहीं। अच्छा। लेकिन हम ऐसे सर धुनते गए और वो इतना खुश हुआ। हाँ। और उस जब भी मैं जाता हूँ, इसके बाद उस रेस्टोरेंट पे मैं कोई 7-8 दफ़ा सिर्फ उस गुलकार के पीछे गया हूँ। अच्छा। वहाँ पे हम बैठ के दोस्त चले जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, महसूस भी होते हैं। और वो बड़ा ही मतलब ये है कि खुशमिजाज आदमी है, दाद भी देते हैं। और साथ में होटल वालों को मैं कहता भी हूँ, मालिकान को मैं कहता हूँ कि इनकी वजह से ये हम आपके पास आते हैं। वो बड़ा, किसी दिन उस रेस्टोरेंट पे मैं ले जाऊंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और इसके साथ साथ ज़िंदगी में किस बात का पछतावा है? कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो काम ना किया होता तो आज अच्छा होता, कोई काम करने का पछतावा? मेरा ख्याल है मुझे जज नहीं रहना चाहिए था, वो मैंने वक्त ज़ाया किया 16 साल। और कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक नहीं पूरी हुई? ख्वाहिश तो मेरी कोई है ही नहीं। मेरा ख्याल है अल्लाह ने सब कुछ दिया है,
کوئی ایسی सब कुछ पूरा हो गया आपका, जिंदगी की तमाम तर ख्वाहिशें. बिल्कुल, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हमारा कुछ कोई आस उम्मीद ऐसी नहीं है, बस अब आंख के खान पे हैं कि खान बाहर आ जाएं, तो बाकी तो हमें अब कोई कमी नहीं है. कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त तो हानिसली दोस्त तो मेरे बहुत कम रखे हैं, जो थे ना वो रहे नहीं. अच्छा, अब कोई दोस्त नहीं है आपका? नहीं मैं जैसे नहीं दिल की बातें बंदा शेयर करता नहीं दोस्त तो देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं. मेरा एक कज़न है, मेरा दोस्त है, बड़ा करीबी कज़न भी है, एक ख़ानदान है हमारा, तो मुझे बहुत अजीज़ रहा है. बचपन से हम एक उम्र के लोग हैं, इकट्ठे हमने तालीम हासिल की, पले बड़े, वो भी इस्लामाबाद में रहा सारी ज़िंदगी. अभी जब मौलाना फजल रहमान और हमारा ये इलेक्शन आया, तो इस इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान की बेटी उसके बेटे से बयाई गई है. अच्छा, तो वो हजरत मुझे छोड़ के मौलाना के साथ हो गए. तो दोस्ती कहाँ की रही यार, दोस्ती कहाँ की रही. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अब ये बताएं कि रात को इमरान रियाज ने आपको, आपके बारे में बयान दिया इमरान रियाज साहब ने कि आप दीवाने हैं, और आपकी बड़ी तारीफ़ की है, आपकी सियासत को, आपकी वकालत को, आपकी जिद्दोजहद को बड़ा सराहा कि उन दिनों में जब कोई पीटीआई का रहनुमा सामने नहीं आ रहा था, छुपे हुए थे, आप सामने आए, आपने लीड किया. तो उनके इस बयान पर क्या रिबटल देंगे? इमरान रियाज जो हैं, खान के बाद मैंने शायद इस पे एक ट्वीट भी किया था, इस शख्स ने जो है मुल्क के लिए, असूलों के लिए जिस यानी बेखौफ हो के अपनी जंग लड़ी है ना, वो अपनी मिसाल आप है. मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तानियों को ऐसे देखना चाहता हूँ जिस तरह इमरान रियाज है. पाकिस्तानी ऐसे होने चाहिए, सहाफ़ी ऐसे होने चाहिए. क्या हो गया, कोई किसी ने आप पे पर्चा कर दिया, 10 दिन या 20 दिन या महीना जेल आपने काट ली. देखो ना इमरान रियाज की इज़्ज़त देखो, पूरा पाकिस्तान उसका दीवाना है. हाँ, और क्यों है, यानी कितनी सऊबतें तकालीफ इसने, इनके अहले खाना ने, इनके वालिदैन ने बर्दाश्त की, लेकिन आज भी अपने असूली मौक़िफ़ पे डट के खड़ा है. और जो मेरे बारे में उसने, मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ, मेरी यही बात की है वो. मैं न मिला हूँ, लेकिन मैं मदा रहा हूँ उनका, और उन जैसे हर एक साफ़ी का रहूँगा. जो उन्होंने बात की है ना, एक बात में उसने सच कही है, वो ये है कि ज़िंदगी में इतनी ट्रेजेडीज़ हो गई है कि अब ये जुर्रत, ये खौफ, ये सारी चीज़ें बेमानी हो गई है. एक दफ़ा आप ज़हन में ये तय कर ले कि कोई अदारा, पुलिस, फौज, तमाम लोग मिल के भी मेरे हिम्मत की रुई बराबर भी ये नहीं कर सकते हैं. खुदा की कसम, देखा आपने हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ वो बुरा वक्त भी गुजर गया, और वो वक्त था जब अब जो बहुत सारे लोग जो आज मुझे तंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कैंपेनें चला रहे हैं, मुझे उनमें वो चेहरे भी नज़र आ रहे हैं जो खुद तो बिलों में छुपे हुए थे. मेरे साथ खैबर से लेकर कराची तक वर्कर निकले हैं, उन्होंने सऊबतें उठाई हैं, तकालीफ. मेरे साथ सेनेटर्स नहीं निकले, मेरे साथ एमएनएज नहीं निकले, मेरे साथ अलबत्ता जो उम्मीदवार थे वो चंद एक निकले. लेकिन अब जो हैं, जबकि केपी में हुकूमत बन गई है, पार्लियामान बन गए हैं, सेनेटर, अब इनको जो है उन्होंने तख्ते मश्क मुझे बना लिया. अभी हमारी जंग तो ख़त्म नहीं हुई है, जंग तो हमारी और उसमें शिद्दत आ गई है. हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया, इन्होंने पंजाब में हमारे वर्कर्स पे क्रैकडाउन किया, हमें एहतजाज करने नहीं दे रहे हैं. आने वाले दिनों में इनकी इसमें शिद्दत आएगी. तो लिहाजा जो लोग आज पब्लिक में मेरा इमेज ख़राब कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो इमरान खान के कास को नुकसान दे रहे हैं. आप मुझे बताएं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक लीडर बता दें जो ये सलाहियत रखता हो कि वो कहीं पे खड़ा हो जाए और क्राउड पुल हो. क्राउड पुलर को अभी फ़िलहाल कोई भी. लेकिन आज अल्लाह के फजल से, खान की वजह से, पीटीआई की वजह से, मैं जिधर जाता हूँ पब्लिक केंचे चले आते हैं. तो मैं लोगों को अगर बुलाता हूँ तो अपने लिए तो नहीं बुलाता हूँ, खान के कास के लिए बुलाता हूँ. और ये चाहते हैं कि ये डैमेज हो, ताकि कल कल को लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है इस पर शेकन हो. क्या ये लोग पार्टी की खिदमत कर रहे हैं? आगे से
जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं आए दिन। अब वो एक जोड़ी है, एक कनाडा में बैठा है, एक यूके में बैठा है, और वो ज़रिया बने हुए हैं, वो मेरे हवाले से सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। तो भाई तुम लोग कौन हो, सर्टिफिकेट जारी करते हो? हैसियत क्या है आपकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ क्या है? फ़ौज को गालियाँ देते हो तो अब तुम समझते हो कि PTI जो हैं तुम उनके मोहसिन हो गए हो। और तो लिहाजा ऐसे लोग ये, और फिर इसके बाद PTI के कुछ ऐसे लोग जो शायद इनको अक्ल नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। और आगे से इल्ज़ाम यह है ये गिरफ़्तार नहीं हुआ है, 7 दफ़ा गिरफ़्तार हुआ हूँ, जेल काटी है। और दूसरी बात ये, कौन वकील ऐसा है जो गिरफ़्तार हो के आप गैर कानूनी तौर पे उसको रख सकते हैं? कोसा साहब गिरफ़्तार हुए, उसी शाम को छोड़ा। सलमान अकरम राजा 2 दफ़ा गिरफ़्तार हुए, उसी दिन उनको छोड़ा गया। मैं वकील हूँ, पुलिस के साथ हमारा 30-32 साल का ये चोली दामन का साथ रहा है। हमें पता है पुलिस का इख्तियार कहाँ है, हमें ये पता है इदारों का क्या इख्तियार है, एजेंसियों का क्या इख्तियार है। तो जब मुझे उनके कानूनी इख्तियार का पता है तो दबने वाला तो मैं हूँ नहीं। और पुलिस को भी पता है हमारी एक कम्युनिटी है, एक फ्रेटर्निटी है, वो वकला के साथ ना। जब मैं लाहौर में गिरफ़्तार हुआ, पूरे लाहौर बार के वकला जो है उन्होंने मुझ पर स्टैंड लिया। अब ये किसी सियासतदान को ये फैसिलिटी तो हासिल नहीं है ना। सियासतदान गिरफ़्तार होता है वो खुद अपना वकील करता है। मुझे पता ही नहीं था कोसा साहब जो है वो जेल में मुझसे वकालतनामे मेरे जेल हुकाम ने दस्तखत कराए, बाकी पता चला पूरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मेरी वकालत कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज स्पेशल बात ये थी आज के इंटरव्यू की, आज हमने इनसे पर्सनल बातें की हैं, बहुत पर्सनल बातें जो शायद इन्होंने इससे पहले किससे ना की हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इफ्तार जो इंटरव्यू था हमने आज इफ्तार की है। शेर अफजल मरवत साहब का बहुत शुक्रिया, इनकी टीम का बहुत शुक्रिया हमें इन्वाइट करने का। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। ये देखे इधर आओ बेटा, आखिर में इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ बहराम, आ जाओ आप भी बेटा। आखिर में हम एक्स्ट्रो कर रहे थे, आप आगे हो, क्या कहना चाहोगे? कैमरे को देखो, इमरान खान को क्या कहना चाहोगे? इमरान खान अच्छे लगते हैं आपको? खबर है। हाँ, हाँ बताओ, इमरान खान को क्या मैसेज दोगे आप? कैमरे को देखकर बोलो। हाँ, मैं करूँगा, मैं तुझसे करूँगा। क्या करूँगा? इमरान खान से प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो? ज़्यादा करते, अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, बाबा भी अच्छे लगते हैं? हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।